हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इजी बायोलॉजी विद गोविंद। स्टूडेंट, क्या आपको पता है कि क्लास 9th में साइंस में कुछ चैप्टर चेंज हुए हैं। जैसे अगर हम बायोलॉजी की बात करें तो जो पहला चैप्टर है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, उसको चेंज हो गया, उसका नाम चेंज हो गया है और उसको अब जो नाम दिया गया है वो द सेल द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे क्या उसमें कुछ चेंजमेंट हुआ है, सिलेबस के अंदर कुछ चेंज हुआ है, चैप्टर के अंदर क्या कुछ चेंज हुआ है या केवल चैप्टर के नाम चेंज हुए। ठीक है, तो आज हम लोग सेल के बारे में देखते हैं। सेल क्या होता है, सेल की थ्योरी क्या होती है, सेल थ्योरी जिसे कहते हैं, फिर उसको कौन से साइंटिस्ट ने उसको मॉडिफाई किया और मॉडर्न सेल थ्योरी के नाम से जानते हैं। ठीक है, किन किन साइंटिस्ट का क्या कंट्रीब्यूशन था, किन्होंने क्या थ्योरी दी है। ठीक है, ये सारी चीजें आज वन बाय वन देखेंगे और हम लोग थोड़ा सा बेसिकली सेल के बारे में देखेंगे, सेल के क्या कैरेक्टर होते हैं। ठीक है, बेसिकली जब सेल की स्टडी करते हैं तो सबसे पहले हम लोग सेल में क्या पढ़ते हैं, सेल में वन बाय वन ऑर्गेनल, जैसे अलग अलग तरह के ऑर्गेनल होते हैं, सेल के अलग अलग कंपोनेंट होते हैं, तो ये सारी चीजें वन बाय वन देखेंगे। और बेसिकली जैसे हमें पता है कि कोई ऑर्गेनिज्म अगर यूनिसेलुलर है और कोई ऑर्गेनिज्म अगर मल्टी सेलुलर है तो दोनों में क्या डिफरेंस होता है, हमारे लिए यूनिसेलुलर ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, मल्टी सेलुलर होना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये सारी चीजें देखेंगे। और प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक क्या होता है, उसमें क्या डिफरेंसेस होते हैं, बेसिक डिफरेंस हम लोग आज देखेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं जो क्लास 9th का पहला चैप्टर है बायोलॉजी का। क्लास 9th बायो का पहला चैप्टर है द सेल द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। ठीक है, तो आज हम लोग इस चैप्टर के बारे में देखते हैं और बेसिक से जीरो से स्टार्ट करेंगे, सेल क्या होता है। ठीक है, तो जैसे हम लोगों को पता है कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होता है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि कोई अच्छा बताना चाहेगा सेल क्या होता है। हाँ, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होता है। ठीक है, और जैसे सेल के बारे में हमें पता है कि सेल जो अलग अलग लिविंग बींग्स होते हैं वो बने होते हैं सेल या सेल के कंपोनेंट्स के बने होते हैं। ठीक है, तो हम लोग बेसिकली लिख लेते हैं, पॉइंट्स लिख लेते हैं सेल के बारे में। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो हमें पता है कि सेल हमारी जो बेसिक यूनिट होती है वो स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होती है। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में अगर लाइफ देखने को मिल रही है तो उसमें वो ऑर्गेनिज्म या सेल का तो बना होगा, उसका ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन तो होगा, उसमें सेल तो मिलेगा ही मिलेगा, सेल या सेल के कंपोनेंट तो मिलेंगे। बेसिक ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो अगर हम लोग देखें तो कोई भी ऑर्गेनिज्म सेल का बना हो सकता है, सेल से मिलकर टिश्यू बनाते हैं। ठीक है, जैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म है सबसे बेसिक तो सेल का ही बना होगा, अगर उसके आगे ऑर्गेनाइजेशन बढ़ता है तो टिश्यू का होगा, टिश्यू के आगे बढ़ता है तो ऑर्गन होता है और ऑर्गन के आगे बढ़ते हैं तो ऑर्गन सिस्टम होता है। ठीक है, ये हमारे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। जैसे सबसे बेसिक ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर होगा, देन टिश्यू लेवल हो सकता है, ऑर्गन होता है, ऑर्गन सिस्टम होता है। ठीक है, तो हमें बेसिकली पता होना चाहिए कि जो हमारी बेसिक यूनिट होती है लाइफ की वो हमारी सेल होती है। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सेल या सेल के कंपोनेंट से बने होते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल और देयर कंपोनेंट। ठीक है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो या तो सेल के बने होंगे या उनके कंपोनेंट के बने होंगे। ठीक है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरह की सेल देखने को मिलती हैं। ऐसा नहीं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं सभी में सेम तरह की सेल देखने को मिलती है। जितने भी अलग अलग ऑर्गेनिज्म होते हैं सभी में अलग अलग तरह की सेल देखने को मिल सकती है, एक से ज्यादा अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल देखने को मिल सकती है और उनके फंक्शन भी अलग होंगे। ऐसा नहीं है कि सेल अलग है तो बस स्ट्रक्चर ही अलग है, फंक्शन सेम है, ऐसा नहीं। स्ट्रक्चर अलग है, सेल देखने में अलग है तो उनके फंक्शन भी अलग हो सकते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैज डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल होते हैं। इवन एक ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे तो एक ऑर्गेनिज्म में भी बहुत अलग अलग तरह की सेल देखने को मिलती है। तो एक सिंगल इंडिविजुअल में भी अगर हम बात करें तो बहुत अलग अलग तरह की सेल देखने को मिलेंगे। ठीक है,
या हम ये कह सकते हैं कि किसी एक इंडिविजुअल में सभी सेल एक जैसी नहीं होंगी, उनका स्ट्रक्चर अलग अलग हो सकता है और उनके स्ट्रक्चर के साथ साथ फंक्शन भी अलग अलग होता है। ठीक है, कुछ कॉमन हम लोग फीचर लिख लेते हैं सेल के बारे में। ठीक है, तो हेडिंग लिख लेंगे कॉमन फीचर ऑफ सेल। ठीक है, कुछ बेसिक कैरेक्टर क्या होते हैं सेल के। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कोई भी सेल है उसकी एक डिफाइंड बाउंड्री होती है। ठीक है, डिफाइंड बाउंड्री का मतलब होता है कोई भी अगर एक सेल है तो उसकी एक बाउंड्री होगी, सेल मेम्ब्रेन होगी, या उसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। अलग अलग मेम्ब्रेन के अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे सेल मेम्ब्रेन हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, या बाइलेयर मेम्ब्रेन हो गया। बेसिकली उसकी एक बाउंड्री होगी, उसकी कवरिंग होगी, जिसे हम लोग सेल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। तो पहला कवरिंग बाय सेल बाउंड्री, जिसे सेल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो सेल मेम्ब्रेन होती हैं उनका क्या स्ट्रक्चर होता है, सेल मेम्ब्रेन बनने के लिए हमारे बॉडी में क्या क्या होना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजें वन बाय वन देखेंगे। तो पहला पॉइंट ध्यान रखना कि जो भी सेल होती हैं उनकी एक डिफाइंड बाउंड्री होती है, जिसे सेल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो भी स्ट्रक्चर होता है मेम्ब्रेन का वो सभी में सेम होता है। किसी भी ऑर्गेनिज्म के हम कोई भी सेल उठा ले तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जितने भी उसमें सेल अलग अलग होते हैं, उन सभी में जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो सभी का सेम होता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट लिख लेंगे all living organism have different types of cell, have similar cell boundary या cell membrane। ठीक है, ये ध्यान रखें कि जितने भी अलग अलग तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं सभी में जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो सभी में सेम होता है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि जो भी जेनेटिक मटेरियल होते हैं सभी में मिलते हैं। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है सभी में किसी ना किसी तरह का जेनेटिक मटेरियल मिलेगा। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल हमारे दो तरह के होते हैं, या तो डीएनए होता है या तो आरएनए होता है। ठीक है, तो कोई भी सेल है अगर वो लिविंग कंडीशन में है तो उसमें जेनेटिक मटेरियल देखने को मिलेगा। तो ऑल लिविंग सेल हैव जेनेटिक मटेरियल, ऑल लिविंग organism या all living organism has genetic material जिसे हम डीएनए और आरएनए के नाम से जानते हैं। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल का मतलब होता है कि इसके अंदर उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की इंफॉर्मेशन होगी। ठीक है, जो डीएनए या आरएनए के फॉर्म में हो सकती है। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल होता है, जबकि कुछ में आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल हो सकता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। जो अलग अलग तरह के फंक्शन देखने को मिलते हैं, जैसे कि हमारे न्यूक्लिक एसिड से हम लोग जेनेटिक मटेरियल से हम लोग न्यूक्लिक एसिड, इसको न्यूक्लिक एसिड भी कहते हैं। ठीक है, जो अलग अलग तरह का न्यूक्लिक एसिड होता है हम लोग उससे क्या करते हैं, डीएनए भी बना लेते हैं। एक डीएनए से दूसरा डीएनए बना रहे हैं तो हम लोग इस प्रोसेस को रेप्लिकेशन बोलते हैं। डीएनए से अगर आरएनए बना रहे हैं तो इस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और अगर हम लोग आरएनए से प्रोटीन बना रहे हैं तो इसको ट्रांसलेशन प्रोसेस बोलते हैं। ये सभी में सेम होता है। न्यूक्लिक एसिड की जो हम लोग प्रोसेसिंग करते हैं वो सभी में सेम होता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके आगे फंक्शन जो होता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं सभी में एनर्जी बनाने का प्रोसेस लगभग सेम होता है। ठीक है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे सभी में एनर्जी बनाने का प्रोसेस सेम होगा। फोर्थ पॉइंट लिख लेंगे ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव सेम टाइप ऑफ एनर्जी फॉर्मेशन प्रोसेस। ठीक है, एनर्जी फॉर्मेशन का मतलब होता है रिस्पायरेशन। तो बेसिकली हम एनर्जी कैसे बना रहे हैं इसका मतलब होता है रिस्पायरेशन, और हमको इसके लिए कार्बोहाइड्रेट की जरूरत होती है। ठीक है, जो बेसिक हमारा न्यूट्रिएंट होता है। अब इसके बाद आता है जितने भी हमारे सेल होते हैं सभी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, ये ध्यान रखिएगा। ये भी इसका एक कैरेक्टर होता है। ठीक है,
और सभी में जो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी होती है, मटेरियल होता है और जो बेसिक मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं वो सभी में लगभग सेम होते हैं। इसका मतलब होता है कि जैसे किसी भी अलग अलग तरह की सेल में एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होगा, जैसे हमें कुछ भी एक्सचेंज करना है, गैसेस एक्सचेंज करना है, फूड मटेरियल एक्सचेंज करना है, एनर्जी एक्सचेंज करना है, ठीक है। तो ये सभी में हमारे बॉडी में सभी में लगभग ये प्रोसेस सेम देखने को मिलता है, या जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें सभी में ये प्रोसेस लगभग सेम देखने को मिलता है। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में होते हैं ऐसे होते हैं जिनमें बहुत सारे फंक्शन सिमिलर देखने को मिलते हैं। सिमिलर का मतलब होता है कि एक जैसे देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होता है, कुछ बेसिक कैरेक्टर याद रखिएगा। अभी हम लोग इसी कैरेक्टर को फिर से देखेंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे कि सेल थ्योरी क्या होता है। सेल थ्योरी कौन से साइंटिस्ट ने दिया था, ठीक है, उन्होंने क्या बताया था, क्या उन्होंने सही जो बताया वो सारे पॉइंट सही थे या कुछ पॉइंट गलत थे, ये सारी चीजें वन बाय वन देखेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं सेल थ्योरी। सेल थ्योरी क्या होता है और इनको किसने साइंटिस्ट ने, कौन से साइंटिस्ट ने जिन्होंने इनके बारे में बताया था, सेल थ्योरी को एक्सप्लेन किया था। अब हम जो नेक्स्ट हेडिंग होगी सेल थ्योरी, ठीक है, और इसी में लिख सकते हैं गिवन बाय शेल्डन एंड सॉर्न। ठीक है, ये दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सेल थ्योरी के बारे में बताया था। देखिए बहुत सारे साइंटिस्ट ने सेल थ्योरी के बारे में बताया, लेकिन हम ज्यादातर पहले उनको पढ़ते हैं जिन्होंने मैक्सिमम चीजें सही बताई थी। कुछ चीजें मोरलेस कम ज्यादा हो सकती हैं, उन्होंने हो सकता है गलत बताया एक दो पॉइंट, बट जिन्होंने ज्यादातर सेल थ्योरी के बारे में सही बताया था हम उनको ज्यादातर पढ़ते हैं, ठीक है। तो दो साइंटिस्ट थे शेल्डन और सॉन, उन्होंने सेल थ्योरी के बारे में बताया। तो इन्होंने 5 पॉइंट बताए, 5 पॉइंट हम वन बाय वन लिख लेंगे। उन्होंने पहला पॉइंट ये बताया कि जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं वो सेल के बने होते हैं। तो पहला पॉइंट इन्होंने सही बताया था, ऑल लिविंग बींग्स आर कंपोज्ड ऑफ, जो पहला पॉइंट था इनका, ऑल लिविंग बींग्स आर कंपोज्ड ऑफ, लिविंग बींग्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल, ठीक है। ये पॉइंट इन्होंने सही बताया था कि जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं वो सेल के बने होते हैं। इन्होंने दूसरा पॉइंट बताया था कि देखिए इन्होंने दूसरा पॉइंट क्या बताया था कि जितने भी अलग अलग तरह के लिविंग सेल, जितने भी अलग अलग तरह की सेल होती हैं उनमें बेसिक सिमिलर केमिकल स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। इसका मतलब है कि जैसे कुछ केमिकल स्ट्रक्चर, जैसे कि केमिकल कंपोजिशन का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, ये सारी चीजें लगभग सिमिलर देखने को मिल रही थी, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जब भी कोई भी हम एक सेल बनाते हैं तो सेल में जो अलग अलग मेम्ब्रेन बनाते हैं वो लगभग सभी में मोर और लेस सेम देखने को मिल रही थी, ठीक है। इसका दूसरा पॉइंट है ऑल लिविंग organism have similar composition, similar chemical composition in their structure, ठीक है। इसका मतलब है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें सभी में जो केमिकल कंपोजिशन होता है वो सिमिलर होता है उनके स्ट्रक्चर में, ठीक है। तीसरा पॉइंट उन्होंने बताया था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें जो या कोई भी जो सेल है उनका जो फंक्शन होता है वो सेल और सेल के कॉन्स्टिट्यूएंट्स के मिलने से बनता है, ठीक है। इसका मतलब होता है कि जैसे कोई एक सेल है, कोई एक सेल अगर कोई एक फंक्शन परफॉर्म कर रही है तो उसमें सेल के अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट, अलग अलग कंपोनेंट आपस में मिलकर उस फंक्शन को परफॉर्म कर रहे होंगे, ठीक है। तो हम लोग इसके बारे में लिख लेंगे फंक्शन ऑफ सेल परफॉर्म बाय सेल एंड देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है। इसका मतलब होता है किसी भी सेल का जो फंक्शन होता है वो परफॉर्म किया जाता है सेल या उसके कॉन्स्टिट्यूएंट से मिलकर परफॉर्म किया जाता है। देखिए ये तीन चीजें तो शेल्डन और सॉर्न ने सही बताई थी कि सेल बना होता है, जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं वो सेल के बने होते हैं, ठीक है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं सभी में केमिकल कंपोजिशन सेम होता है। तीसरा पॉइंट इन्होंने बताया था कि कोई भी सेल होती है उनका जो फंक्शन होता है वो सेल और उसके कॉन्स्टिट्यूएंट से मिलकर बनता है। लेकिन उन्होंने इसके बाद जो 2 पॉइंट थे वो उन्होंने थोड़े से गलत बताए थे, या उन्होंने बहुत ही इसको एग्जैक्टली सही नहीं बताया था। 2 पॉइंट ये थे कि इन्होंने बताया कोई भी नई सेल डेवलप हो रही है
तो वो इन्होंने बताया कि कोई भी अगर नई सेल डेवलप हो रही है तो वो पुरानी सेल के अंदर बन रही है, ठीक है। जैसे साइटोब्लास्ट होता है, जब कोई सेल के अंदर एक सेल बनती है और बाहर वाली सेल जब ब्लास्ट करती है तो फिर नई सेल राइज होती है, ऐसा नहीं है। तो इन्होंने जो फोर्थ पॉइंट बताया था, अकॉर्डिंग टू शेल्डन और सॉन, इन्होंने बताया था कि न्यू सेल अराइज इनसाइड द ओल्ड वंस, जिसे हम लोग साइटोब्लास्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये हम लोग अगर डायग्राम से देखें तो इन्होंने बताया था कि जैसे कोई एक सेल है, इसी के अंदर दूसरी सेल बनने लगती है, ठीक है। तो ये एक न्यू सेल हो जाएगी, ये ओल्ड सेल हो जाएगी, ठीक है। तो जब ये न्यू सेल अराइज करेगी, ऐसी कंडीशन में बाहर वाली सेल ब्रेक हो जाएगी और न्यू सेल बनने लगेगी, लेकिन ऐसा नहीं था, ये इनका पॉइंट गलत था, ठीक है। तो यहाँ पे इनकी थ्योरी को एक्सेप्ट नहीं किया गया था। इसके बाद एक पॉइंट और बताया गया था कि इन्होंने बताया था कि जो भी सेल हैं वो स्पॉन्टेनियसली जनरेट हो रही हैं, इसका मतलब वो सेल डिवाइड नहीं कर रही हैं, ना सेल डिवीजन देखने को मिले। इन्होंने बताया था सेल स्पॉन्टेनियसली जनरेट हो रही हैं, वो अचानक से बन जा रही हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट भी इनका गलत था। सेल फॉर्म और जनरेट स्पॉन्टेनियसली, ठीक है। तो ये 5 पॉइंट शेल्डन और सॉन ने बताए थे, जिसमें से 3 पॉइंट तो इनके ये सही थे, ये इनके 3 पॉइंट तो करेक्ट थे, ठीक है। लेकिन इनके जो ये 2 पॉइंट थे ये इन्होंने गलत बताया था, या इन्होंने बहुत एग्जैक्टली सही नहीं बता पाए थे। इन्होंने बताया था कि जो भी नई सेल अराइज हो रही हैं वो ओल्ड वंस के अंदर हो रही हैं, ठीक है, जबकि ये गलत है। और इन्होंने बताया कि सेल जो बन रही है या जो जनरेट हो रही है वो स्पॉन्टेनियसली हो रही है, बहुत मतलब ऐसा सेल डिवीजन जैसा नहीं देखने को मिल रहा है। हमको बेसिक पता है कि जब कोई भी सेल बनती है तो बेसिकली सेल डिवीजन से बनती है, एक सेल डिवाइड होती है 2 सेल में, 2 से 4 सेल बनती है, 4 से 8 बनती है, ये इस तरह का डिवीजन देखने को मिलता है। जबकि इन्होंने बताया था कि यहाँ पे स्पॉन्टेनियसली बन रहा है, तो ये 2 पॉइंट इन्होंने गलत बताए थे, ठीक है। इसको इम्प्रूव किया था एक साइंटिस्ट हैं जो रुडोल्फ विर्च्यू थे, उन्होंने क्या किया था, इन दोनों पॉइंट को इम्प्रूव किया था और अपनी थ्योरी बताई थी, जिसे हम लोग मॉडर्न सेल थ्योरी के नाम से जानते हैं, ठीक है। और फिर उसको लेकिन उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया था, एक्सपेरिमेंटली उसको एक्सप्लेन नहीं किया था, उसको एक्सपेरिमेंटली एक्सप्लेन किया था लुईस पास्चर, एक साइंटिस्ट। उन्होंने उसी थ्योरी को जो रुडोल्फ विर्च्यू ने जो साइंटिस्ट जो थ्योरी बताई थी, उसी थ्योरी को एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था लुईस पास्चर ने, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि उसमें क्या थ्योरी बताई गई थी, और रुडोल्फ विर्च्यू और लुईस पास्चर की थ्योरी देख लेते हैं, जिसे हम लोग मॉडर्न सेल थ्योरी के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये पुरानी थ्योरी थी जिसे सेल थ्योरी के नाम से जानते हैं। इस थ्योरी में कुछ करेक्शन थे, जिसको करेक्ट करके एक नई थ्योरी आई थी, जिसे हम लोग मॉडर्न सेल थ्योरी के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं मॉडर्न सेल थ्योरी क्या होता है और उसके लिए कौन से साइंटिस्ट थे। हेडिंग हम लोग लिख लेते हैं मॉडर्न सेल थ्योरी गिवन बाय ठीक है, जिन्होंने 2 साइंटिस्ट ने थ्योरी को बताया था, रुडोल्फ विर्च्यू और लुईस पास्चर, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि रुडोल्फ विर्च्यू ने क्या बताया था। देखिए, जो ये साइंटिस्ट है, इन्होंने एक पॉइंट बहुत सही बताया था, जिसे शेल्डन और सॉन ने सही नहीं बताया था। वो पॉइंट ये था कि न्यू सेल ऑलवेज अराइज फ्रॉम या जनरेट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ठीक है। ये थ्योरी बताई थी, ये पॉइंट बताया था रुडोल्फ विर्च्यू ने। इन्होंने बताया था कि जितनी भी नई सेल हो रही है वो अराइज बन रही है, जनरेट बन रही है, फॉर्मेशन हो रहा है उनका, जो पहले से एक सेल प्रेजेंट है उनसे फॉर्मेशन हो रहा है। या बेसिकली हम अगर देखें तो कोई भी नई सेल है, कोई भी एक पुरानी सेल है, ये इसमें न्यूक्लियस होता है, ठीक है। न्यूक्लियस में जेनेटिक मटेरियल होगा। जब ये सेल डिवाइड करेगी
तो पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, ठीक है, इसके बाद सेल का डिवीजन होगा, और ये दो तरह की सेल में कन्वर्ट हो जाएंगी, ठीक है, ये दो तरह की सेल में कन्वर्ट हो जाएंगी, जिसे हम लोग बोलते हैं सेल डिवीजन, ठीक है। तो एक सेल से दो सेल बन रही है, वो दोनों सेल के अंदर नहीं बन रही, सेल के डिवीजन से बन रही है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि सेल डिवीजन कैसे होता है, ठीक है। अभी इसको और बताएंगे। तो ये ध्यान रखिएगा कि रुडोल्फ विर्चो ने कौन सा पॉइंट बताया था, ये पॉइंट यूनिवर्सल पॉइंट होता है, ये बहुत ध्यान रखिएगा कि जितनी भी न्यू सेल है वो हमेशा बन रही है प्री एग्जिस्टिंग सेल से। रुडोल्फ विर्चो ने केवल इसकी थ्योरी बताई थी, ठीक है, जबकि इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूफ नहीं किया था। एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करने के लिए लुईस पास्चर ने बताया था, ठीक है, इन्होंने क्या किया था, एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया था। लुईस पास्चर, experimentally prove the statement of Rudolf। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि लुईस पास्चर ने एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया था इनकी थ्योरी को, जिसे हम लोग न्यूसेल, ये पॉइंट के बारे में देखिए, ये पॉइंट बहुत सही बताया था, जिस वजह से हम लोगों ने कुछ बेसिक पॉइंट तो हम लोगों ने लिख लिए थे सेल के क्या होते हैं, उसमें हम लोग ये पॉइंट भी ऐड कर देंगे, ठीक है, जो न्यू सेल ऑलवेज अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। लुईस पास्चर, ये रुडोल्फ विर्चो की थ्योरी भी ऐड कर देंगे, और इसमें हम ये लाइन भी ऐड कर देंगे कि लुईस पास्चर ने इस स्टेटमेंट को एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया था, ठीक है। बाकी हमारे सेल के कैरेक्टर तो वही होंगे, ठीक है। तो अब हम लोग जो थ्योरी पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं मॉडर्न सेल थ्योरी। सेल थ्योरी ना पढ़ के हम लोग मॉडर्न सेल थ्योरी पढ़ते हैं, और इसको किसने बताया था ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इसके बाद आता है, इसके बाद कुछ पॉइंट और आ जाएंगे, जैसे मॉडर्न सेल थ्योरी में हम देख रहे हैं कि जितने भी है, अब देखिए अगर वन बाय वन हम वो सारे पॉइंट्स को पढ़ें तो जितने भी सेल होते हैं वो कंपोज होते हैं सेल या उसके कंपोनेंट से बने होते हैं, ठीक है। और हम दूसरा पॉइंट देखें तो जो भी सेल होते हैं वो सबसे स्मॉलेस्ट होते हैं, ठीक है, जिसमें लाइफ एग्जिस्ट कर रही है। सेल इज द बेसिक और स्मॉलेस्ट यूनिट जिसमें लाइफ एग्जिस्ट कर रही है। तो सबसे बेसिक यूनिट जो होती है वो सेल होती है जिसमें लाइफ एग्जिस्ट करती है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर फंक्शनल कंपोनेंट ऑफ सेल। तो बहुत सारे अलग अलग पॉइंट होते हैं, ऐसे यहाँ पे कुछ नया पॉइंट नहीं आ रहा है, ठीक है। अब हम लोग एक चीज और देखते हैं, एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी क्या होता है, ठीक है। इसका मतलब कि ऐसी कौन सी थ्योरी है जो सेल थ्योरी के सपोर्ट में नहीं रहती है, ठीक है। एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी, इसका मतलब होता है कि जैसे हमें पता है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है जिसमें लाइफ देखने को मिल रही है, कोई भी सेल होता है जिसमें लाइफ देखने को मिल रही है, लाइफ एग्जिस्ट कर रही है, वो सभी सेल में न्यूक्लियस भी होता है, ठीक है। लेकिन कुछ सेल ऐसी होती हैं जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, माइकोप्लाज्मा हो गया, ठीक है, मैमेलियन आरबीसी हो गए, सीव ट्यूब्स ऑफ प्लांट हो गए, जैसे फ्लोएम सेल होते हैं, फ्लोएम टिश्यू होते हैं, उसमें जो टिश्यू सेल मिलते हैं सीव सेल, उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे एक पहला पॉइंट लिख लेंगे, न्यूक्लियस नॉट प्रेजेंट इन ऑल सेल सच एज, जैसे कि हमें पता है कि बेसिकली न्यूक्लियस सभी में होता है, बट कुछ सेल ऐसी भी होती है जिनमें न्यूक्लियस नहीं रहता है। फॉर एग्जांपल जैसे हो गया बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, मैमेलियन आरबीसी, और सीव ट्यूब या सीव सेल, ये हमारे फ्लोएम टिश्यू में रहती है सेल, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, पहला पॉइंट ये होता है कि हमारे बहुत कुछ ऐसी सेल होती हैं जिसमें न्यूक्लियस एब्सेंट रहता है, जैसे बैक्टीरिया हो गया, माइकोप्लाज्मा हो गया, ठीक है, मैमेलियन आरबीसी होगी, और सीव ट्यूब सेल होगी, ये ध्यान रखिएगा, उसमें एब्सेंट रहता है न्यूक्लियस। लेकिन बहुत सारी ऐसी सेल होती हैं जिसमें एक से ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं या मल्टीपल न्यूक्लियस मिलते हैं, ठीक है, जैसे हमारा फंजाई हो गया, एल्गी हो गया, इसमें मोर देन वन न्यूक्लियस होते हैं, एक ही सेल के अंदर मोर देन वन न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। तो ये दूसरा पॉइंट याद रखिएगा, ऐसा नहीं है कि एक सेल में केवल एक ही न्यूक्लियस होगा, एक से ज्यादा में न्यूक्लियस हो सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल फंजाई और एल्गी, ठीक है, हम लोग लिख लेते हैं मोर देन
वन न्यूक्लियस प्रेजेंट इन फंजाई एंड एल्गी। ठीक है, तो फंजाई और एल्गी ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें एक से ज्यादा न्यूक्लियस में देखने को मिलते हैं। एक ही सेल की बात करेंगे तो एक ही सेल में एक से ज्यादा न्यूक्लियस देखने को मिलते हैं। तो ये एक्सेप्शन होते हैं सेल थ्योरी के। ठीक है, 2 पॉइंट याद रखिएगा कि देखिए बेसिकली हमको ये पता होता है कि हर एक सेल में एक न्यूक्लियस देखने को मिलता है, लेकिन क्या ऐसा भी होता है कि कोई ऐसी सेल होगी जिसमें न्यूक्लियस नहीं होगा? तो हाँ होता है, जैसे बैक्टीरिया हो गया, माइकोप्लाज्मा हो गया, मेमेलियन आरबीसी हो गए और सिर्फ सेल होती है। क्या ऐसी भी सेल होती हैं कि जिसमें एक से ज्यादा मोर देन वन न्यूक्लियस देखने को मिलता है? तो जाहिर सी बात है हाँ, क्योंकि जैसे फंजाई हो गए और एल्गी हो गए इसमें मोर देन वन न्यूक्लियस देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अब अगर हम लोग बेसिक कॉमन फीचर टू ऑल सेल के बारे में पढ़ें कि बहुत ऐसे कौन कौन से फीचर होते हैं, तो वन बाय वन हम कुछ बता देते हैं। जैसे सभी सेल के पास जेनेटिक मटेरियल होगा, या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा। ऐसी कोई भी सेल नहीं होगी, ऐसी कोई भी सेल नहीं है जिसके पास ना तो डीएनए ना तो आरएनए नहीं होगा। ठीक है, तो अगर ऐसी कंडीशन है तो हम उसको डायरेक्ट लिविंग सेल नहीं बोलेंगे। ठीक है, उसके कैरेक्टर अलग हो जाएंगे, फिर हम उनको क्या बोलते हैं आगे देखते हैं। ठीक है, जितने भी सेल होती हैं उनकी एक डिफाइंड बाउंड्री होती है, सेल मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट होता है कि जितनी भी सेल होती हैं वो सभी में उन सभी का जो केमिकल कंपोजिशन होता है वो लगभग सभी में सेम होता है। ठीक है, सभी सेल में जेनेटिक मटेरियल देखने को मिलेगा, या तो वो डीएनए का बना होगा या तो आरएनए का बना होगा। ठीक है, सभी में जेनेटिक कोड एग्जैक्टली सेम होते हैं। जेनेटिक कोड का मतलब होता है जिनसे हमारा प्रोटीन बनता है, जो हमारे न्यूक्लियोटाइड होते हैं। ठीक है, ये जेनेटिक कोड होते हैं। ठीक है, जिनसे हमारा डीएनए बनता है, न्यूक्लियोटाइड से हमारा डीएनए बनेगा, ये हमारा जेनेटिक कोड सेम रहता है। हमारे अब जो प्रोटीन बनता है उनकी बेसिक यूनिट अमीनो एसिड होती है। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। ठीक है, जो रिस्पायरेशन होता है, रिस्पायरेशन का मतलब होता है कि सेल में जो एनर्जी बनने का प्रोसेस होता है वो लगभग सभी में मोर और लेस सेम होता है। ठीक है, रिस्पायरेशन का मतलब है कि सेल में जो रिस्पायरेशन प्रोसेस होता है वो सभी में लगभग सेम होता है। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट है, ये ध्यान रखिएगा। अब हम लोग इसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म केवल एक सेल का बना हो सकता है या मोर देन वन सेल का बना होगा। ठीक है, अगर एक सेल का बना है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? यूनिसेलुलर। जैसे मोर देन वन सेल का बना है तो उसको हम लोग मल्टीसेलुलर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर क्या होते हैं, किसमें ज्यादा एडवांटेज किसके होते हैं, यूनिसेलुलर सेल के या मल्टीसेलुलर सेल में। ठीक है, ये चीजें देख लेते हैं। इसको हम लोग बेसिकली एक एग्जांपल से देखते हैं कि जैसे कोई एक घर है, किसी घर में कोई एक पर्सन है काम करने वाला, और एक दूसरा घर है जिसमें एक से ज्यादा लोग हैं काम करने वाले। तो दोनों में क्या बेनिफिट होते हैं, दोनों के क्या नुकसान होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा हेडिंग रहेगा यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग देखिए थ्योरी में पढ़ने से बेटर है कि हम लोग इसको चार्ट के फॉर्म में या डिफरेंस के फॉर्म में पढ़ लेंगे तो बहुत सही रहेगा। बहुत सारे पॉइंट देख लेंगे हम लोग यहाँ पे, और एक एक वर्ड में कैरेक्टर देख लेंगे, क्या कैरेक्टर होते हैं यूनिसेलुलर के, क्या कैरेक्टर होते हैं मल्टीसेलुलर के। वन बाय वन हम लोग ये सारी चीजें देख लेंगे। ठीक है, तो वन बाय हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डिफरेंस भी क्रिएट करते रहेंगे। ठीक है, तो जैसे यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर के बारे में क्या होता है, जैसे मैं कुछ चीजें बता देता हूँ। अगर जैसे इसको एग्जाम्पल से अगर समझे तो जैसे कोई दो घर हैं, एक घर में केवल एक पर्सन काम करने वाला है और एक घर में 4 अलग तरह के लोग हैं काम करने वाले। तो कहाँ पे ज्यादा बेनिफिट होगा, कहाँ पे नुकसान होगा? मान लीजिए अगर कहीं यूनिसेलुलर कंडीशन है, कोई भी ऑर्गेनिज्म केवल एक सेल का बना है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स वहां हो सकती है। जैसे कि पहली बात तो वहां पे एक ही तरह का फंक्शन होगा, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि वहां पे वर्कलोड बहुत होगा, एक ही सेल के ऊपर बहुत ज्यादा वर्कलोड होगा। ऐसी कंडीशन में उसकी इफिशियंसी बहुत कम हो जाएगी काम करने की। अगर किसी एक ही पर्सन के ऊपर बहुत ज्यादा वर्कलोड हो जाएगा तो उसकी काम करने की इफिशियंसी कम होने लगती है। ठीक है, इस वजह से वो सेल बीमार होने लगेंगी, सेल डैमेज में होने लगेंगे, और अगर सेल की डेथ हो गई तो सीधे डायरेक्ट ही ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो ये नुकसान होते हैं। जबकि मल्टी सेलुलर में यही बेनिफिट होते हैं कि वहां पे अगर एक से ज्यादा सेल है तो हम लोग उसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ठीक है, और अगर वहां पे एक से ज्यादा सेल है तो फिर अलग अलग तरह की सेल अलग अलग तरह के फंक्शन परफॉर्म कर सकती हैं। तो एक ही टाइम पर बहुत अलग अलग तरह के फंक्शन देख सकते हैं हम लोग, और अगर उसमें से सभी सेल अलग अलग तरह के फंक्शन परफॉर्म कर रही हैं तो फिर हम ये भी देख लेते हैं कि उनकी जो इफिशियंसी होती है काम करने की वो बहुत अच्छी रहती है,
ठीक है, इफिशियंसी बहुत अच्छी रहती है, मेंटेन रहती है कि क्योंकि वो बहुत अलग अलग तरह के काम फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं और उन पर लोड भी बहुत कम होता है। ऐसी कंडीशन में उन पर लोड भी बहुत कम होता है क्योंकि बहुत अलग अलग तरह की सेल है जो अलग अलग तरह के फंक्शन परफॉर्म करें। ठीक है, जब किसी सेल के ऊपर लोड कम होता है तो उसकी काम करने की इफिशियंसी अच्छी होती है और उसके डेथ के चांस बहुत कम होते हैं या सेल डैमेज के, सेल डिग्रेड होने के, सेल डैमेज होने के चांस बहुत कम होते हैं। ऐसी कंडीशन में सेल सर्वाइव करती है काफी लंबे समय तक। ठीक है, और अगर बाय चांस सेल डेथ कंडीशन में भी जा रही है, अगर जहां पे बहुत सारी सेल, वहां कोई एक सेल या दो सेल भी डेथ कंडीशन में चली गई तो ऑर्गेनिज्म मेंटेन रहता है और उसके फंक्शन को बाकी सेल परफॉर्म करने लगती हैं, बट ऑर्गेनिज्म की डेथ नहीं होती। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। हम लोग देखते हैं कि कितने अलग अलग, क्या यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कैरेक्टर लिख लेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग कैरेक्टर लिखेंगे और यहाँ पे हम लोग यूनिसेलुलर लिख लेंगे। यहाँ पे हम लोग मल्टीसेलुलर लिख लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला कैरेक्टर होता है कि नंबर ऑफ सेल। अगर हम देखें तो किसमें नंबर ऑफ सेल में कितने नंबर मिलेंगे, किसमें, किस ऑर्गेनिज्म में कितने नंबर ऑफ सेल मिलेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, यूनि का मतलब होता है, यहाँ पे यूनि का मतलब होता है वन। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेल का ऑर्गेनाइजेशन होगा वो यूनिसेलुलर होगा, एक सेल का बना होगा। ठीक है, कंसिस्ट ऑफ सिंगल सेल, जिसे हम लोग ए सेलुलर के नाम से भी जानते हैं। ए सेलुलर का मतलब होता है जो केवल एक सेल के बने होते हैं। ठीक है, मल्टी सेलुलर का मतलब होता है यहाँ मोर देन वन टाइप्स ऑफ सेल मिलेंगी, कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, जो पहला पॉइंट होता है नंबर ऑफ सेल, तो नंबर ऑफ सेल में यूनिसेलुलर में केवल एक ही तरह का सेल मिलेगा। ठीक है, और जबकि मल्टी सेलुलर में मोर देन वन टाइप ऑफ सेल मिलेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि नंबर ऑफ सेल में यूनिसेलुलर एक सेल का बना होगा और मल्टी सेलुलर मोर देन वन टाइप ऑफ सेल के बने होंगे। ठीक है, दूसरा कैरेक्टर है टाइप ऑफ रोल। इनका रोल कैसा होगा। ठीक है, तो ये एक ही तरह का रोल फंक्शन परफॉर्म कर रहे होंगे। ठीक है, सिंगल टाइप ऑफ रोल होगा इनका। इनका सिंगल टाइप ऑफ रोल होगा। ठीक है, क्योंकि ये एक सेल के बने होते हैं, तो अब वो सेल जैसा स्ट्रक्चर होगा वैसे ही वो फंक्शन परफॉर्म कर रहे होंगे, तो एक ही तरह का फंक्शन देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पे डुअल रोल होगा। डुअल रोल का मतलब क्या होता है। डुअल रोल का मतलब होता है कि वो सेल इंडिविजुअल तो काम करेगी, साथ में कम्युनिटी में भी काम करेगी, कि ग्रुप में कैसे काम करते हैं, ग्रुप में अलग फंक्शन हो सकता है देखने को मिले, तो डुअल रोल देखने को मिलेगा। एक पहला तो एज अ इंडिविजुअल और एज अ कम्युनिटी। ठीक है, तो यहाँ पे डुअल रोल देखने को मिलेगा, इंडिविजुअल भी एज अ इंडिविजुअल भी काम करेंगे और वो एज अ कम्युनिटी सेल भी काम करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये रोल यहाँ लिखिएगा। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में हमने बता दिया है कि वो एसेलुलर होगा, ये मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर होंगे, ये एक ही सेल के बने होंगे जिसमें हम ए सेलुलर बोलते हैं। ठीक है, अगर वर्कलोड की बात करें तो हमको पता है कि जहाँ पे यूनिसेलुलर होगा वहां वर्कलोड बहुत ज्यादा होगा और मल्टी सेलुलर में वर्कलोड कम होगा। अगर वर्कलोड की बात करें तो यहाँ पे वर्कलोड एस का ज्यादा होगा, मोर वर्कलोड। ठीक है, यहाँ पे वर्कलोड कम होगा, लेस वर्कलोड। ठीक है, अगर यहाँ पे बहुत सारी सेल है तो वो बहुत सारी सेल अलग अलग तरह के फंक्शन परफॉर्म करेंगी, जिससे कि हर एक सेल पे काम करने का लोड कम होगा और उनकी इफिशियंसी बहुत अच्छी होगी। ठीक है, अब इसके बाद ये आता है कि क्या
यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर में डिफरेंशिएशन देखने को मिलेगा। तो बेसिकली जहां पर एक ही सेल है वहां पे काम डिफरेंशिएशन क्यों देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिसेलुलर में डिफरेंशिएशन देखने को नहीं मिलता है। डिफरेंशिएशन हो गया या स्पेशलाइजेशन हो गया कि कितने अलग अलग तरह की सेल काम कर सकती हैं, अलग अलग तरह के फंक्शन परफॉर्म कर सकती हैं। तो ऐसा यूनिसेलुलर में देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि यहाँ पे जहां पर एक ही सेल है वहां पे डिफरेंशिएशन हो गया या स्पेशलाइज। देखिए डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि काम जैसे अलग अलग फंक्शन होते हैं तो हर एक सेल को अलग अलग फंक्शन डिसाइड कर दिया जाता है कि कौन सी सेल क्या फंक्शन परफॉर्म करेंगे। तो ये तभी पॉसिबल होता है जब वहां पे मोर देन वन सेल हो। फॉर एग्जांपल अगर दो सेल भी होंगे, दो अलग अलग तरह की सेल भी होंगी, तो भी उनमें काम का डिफरेंशिएशन होगा, फंक्शन डिफरेंशिएशन होगा कि हाँ एक सेल ये फंक्शन परफॉर्म करेंगे और दूसरी सेल ये फंक्शन परफॉर्म करेंगे। या स्पेशलाइजेशन हो सकता है कि एक सेल इस फंक्शन के लिए स्पेशलाइज्ड है और दूसरी सेल इस फंक्शन के लिए स्पेशलाइज्ड है, ठीक है। तो यूनिसेलुलर में तो एक ही सेल के बने होते हैं, तो वहां पे ना तो डिफरेंशिएशन पॉसिबल है ना स्पेशलाइजेशन पॉसिबल है। जबकि मल्टी सेलुलर में बहुत सारी सेल होती हैं अलग अलग तरह की, तो वहां पे डिफरेंशिएशन और स्पेशलाइजेशन देखने को मिलता है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लिख लेंगे डिफरेंशिएशन एंड स्पेशलाइजेशन। इसमें डिफरेंशिएशन स्पेशलाइजेशन एब्सेंट होगा और यहाँ पे प्रेजेंट होगा, ठीक है। प्रेजेंट का मतलब है कि यहाँ पे बहुत अलग अलग तरह की सेल होती हैं, तो उनमें अलग अलग तरह से डिफरेंशिएशन भी देखने को मिलेगा। या हम ये कह सकते हैं कि जितने भी अलग अलग तरह की सेल होती हैं उनमें फंक्शन डिसाइडेड होते हैं कि कौन सी सेल क्या फंक्शन परफॉर्म करेंगी और कौन सी सेल किस तरह से स्पेशलाइज्ड है पर्टिकुलर उस फंक्शन के लिए। स्पेशलाइजेशन का मतलब होता है कि जैसा उनका स्ट्रक्चर होता है उसी के बेस पे वो वैसा फंक्शन परफॉर्म करने लगती हैं, ठीक है। तो स्ट्रक्चर के बेस पर भी कई बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारी सेल स्ट्रक्चर के बेस पर भी फंक्शन डिसाइडेड होता है कि वो सेल क्या फंक्शन परफॉर्म करेंगे। जैसे कि हमारी बॉडी में बहुत अलग अलग तरह के ऑर्गन होते हैं, उन ऑर्गन में जो मिलने वाली सेल होती है उनका फंक्शन अलग अलग तरह का होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए कि डिफरेंशिएशन एंड स्पेशलाइजेशन का मतलब क्या होता है। इसके बाद होता है डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब होता है कि क्या काम का बंटवारा भी हो सकता है। एक पॉइंट ये आता है डिवीजन ऑफ लेबर, ठीक है। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब होता है कि क्या काम का बंटवारा भी हो सकता है, ठीक है। अलग अलग सेल अलग अलग ऑर्गेनिज्म होते हैं। जैसे अगर हम लोग यूनिसेलुलर की बात करें तो यूनिसेलुलर एक सेल के बने होते हैं, सिंगल सेल के बने होते हैं, सिंगल टाइप ऑफ सेल होते हैं। तो जहां पर सिंगल टाइप ऑफ सेल है, जहां पे एक ही लोग हैं, वहां पे काम का बंटवारा क्या ही हो सकता है, ठीक है। तो वहां पे डिवीजन ऑफ लेबर देखने को नहीं मिलेगा। डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलता है हमें मल्टी सेलुलर में, जहां पे बहुत अलग अलग तरह की सेल होती हैं। तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, सेल में फंक्शन भी डिसाइड कर देते हैं कि कौन सी सेल क्या फंक्शन परफॉर्म करेंगे और लाइफ टाइम के लिए उनका फंक्शन डिसाइड हो जाता है, ठीक है। डिफरेंशिएशन का मतलब ही ये होता है कि वो अब वो सेल वो उस तरह का फंक्शन लाइफ टाइम परफॉर्म करेंगे। ऐसा नहीं है कि कुछ समय के लिए ये फंक्शन परफॉर्म कर रही हैं, फिर कुछ समय बाद ये फंक्शन परफॉर्म करने लगी। जैसे 1 महीने के लिए हम ये काम कर रहे हैं, फिर 1 महीने के लिए दूसरा काम करने लगे, ऐसा नहीं होता। सेल में ऐसा नहीं होता है। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि अब सेल को बता दिया गया है कि वो इस तरह का फंक्शन परफॉर्म करेंगे, तो हमेशा वो उसी तरह का फंक्शन परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो इसी को हम लोग डिवीजन ऑफ लेबर कहते हैं। तो यहाँ पे एब्सेंट देखने को मिलेगा, यहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर एब्सेंट होगा, नो होगा, जबकि यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। मल्टी सेलुलर में डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलेगा, ये ध्यान रखना। कोऑर्डिनेशन एंड, अब इसके बाद आता है कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन का मतलब होता है कि क्या, देखिए कोऑर्डिनेशन कहाँ देखने को मिलेगा। कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन का मतलब होता है कि क्या सेल मिल बांट के काम कर रही हैं, ठीक है। तो ये तो तभी देखने को मिलेगा जहां पे दो या दो से ज्यादा अलग अलग तरह की सेल हो, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन भी एक पॉइंट हो सकता है। यहाँ पे यूनिसेलुलर में कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे सिंगल टाइप ऑफ सेल होती है, तो यहाँ पे एब्सेंट होता है और यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। क्योंकि जहाँ पे बहुत सारी अलग अलग तरह की सेल होती है वहां पे कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन दोनों तरह का देखने को मिल जाता है, ठीक है। बहुत सारी सेल आपस में कम्युनिकेट कर लेती हैं फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। जैसे एक ही ऑर्गन में मिलने वाली बहुत अलग अलग तरह की सेल
कम्युनिकेट करती हैं, कोऑर्डिनेट करती है एक दूसरे से और पर्टिकुलर एक फंक्शन परफॉर्म कर रही है। ऐसा नहीं कि किसी ऑर्गेनिज्म किसी ऑर्गन में एक ही तरह की सेल नहीं मिलती, एक ऑर्गन में एक से ज्यादा डिफरेंट टाइप ऑफ सेल देखने को मिलेंगी और उन सभी सेल का फंक्शन सेम होगा। ठीक है, जैसे किडनी में है, किडनी में मिलने वाली सेल नेफ्रॉन कहते हैं और अलग अलग तरह के नेफ्रॉन मिल सकते हैं, लेकिन उनका सभी का फंक्शन सेम होगा, हमारे ब्लड को फिल्टर करना। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। हो सकता है कि काम करने का तरीका अलग हो, फंक्शन अलग हो, उनका फंक्शन करने का तरीका अलग हो सकता है, बट फंक्शन सभी में सेम रहेगा, ये पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है इसके बाद आता है कि जो डेड कंडीशन होती है, डेड सेल होती है। ठीक है, अगर सेल डेड कंडीशन में जा रही है, हम लोग एक पॉइंट और लिख लेते हैं, यहाँ पे लास्ट में एक पॉइंट और लिख लें, डेड सेल। ठीक है, इसका मतलब होता है कि अगर कोई सेल डेड कंडीशन में जा रही है तो क्या फंक्शन रुक जाएगा या फंक्शन परफॉर्म होता रहेगा नॉर्मली। अगर जैसे यूनिसेलुलर है जहाँ पे एक ही सेल है और वही सेल अगर डेड कंडीशन में चली गई तो पर्टिकुलर फंक्शन रुक जाएगा और उस ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्गेनिज्म डेथ हो जाएगी। और मल्टी सेलुलर में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे बहुत अलग अलग तरह की सेल है, 10 अलग तरह की सेल है और उसमें से कोई एक सेल अगर डेथ कंडीशन में जा रही है तो बाकी 9 सेल की वजह से ऑर्गेनिज्म डेथ कंडीशन में नहीं जाएगा, वो सर्वाइव करता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ ऑर्गेनिज्म की डेथ नहीं होगी, यहाँ ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाएगी, जबकि यहाँ फंक्शन भी रुक जाएगा और मल्टी सेलुलर में फंक्शन परफॉर्म होते रहेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं डेड सेल में ऑर्गेनिज्म डेथ हो जाएगा, फंक्शन स्टॉप हो जाएगा और जो ऑर्गेनिज्म होगा डेथ हो जाएगी इसकी। ठीक है, यहाँ पे फंक्शन जो होगा कॉन्टिन्यूअस रहेगा और ऑर्गेनिज्म डेथ नहीं होगा। डाई। ठीक है, वहां ऑर्गेनिज्म की डेथ नहीं होगी। तो ये याद रखिएगा कि यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर क्या होते हैं, उनके क्या कैरेक्टर होते हैं, और भी कैरेक्टर हो सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग कुछ बेसिक कैरेक्टर याद रखेंगे कि अलग अलग कैरेक्टर के बेस पे क्या यूनिसेलुलर बहुत बेनिफिशियल होता है, ठीक है, या मल्टी सेलुलर में बहुत बेनिफिट देखने को मिलते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आप इसको अगर एग्जाम्पल से याद रखेंगे तो बहुत बेटर रहेगा, एग्जाम्पल से याद रखना। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि कितने अलग अलग तरह की सेल होती हैं, सेल का शेप क्या होता है, सेल के साइज क्या होते हैं। ठीक है, तो बहुत अलग अलग तरह की सेल होती है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो सबसे स्मॉलेस्ट सेल होती हैं, सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सी होती हैं, किस ऑर्गेनिज्म किस ग्रुप की सेल होती हैं। ठीक है, तो जब से जो सबसे स्मॉलेस्ट सेल होती हैं उनको हम लोग बोलते हैं पीपीएलओ। पीपीएलओ का फुल फॉर्म होता है प्लोरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ये सबसे स्मॉलेस्ट सेल होती हैं। और इसी जगह जो सबसे लार्जेस्ट सेल होती है, लार्जेस्ट सेल को हम लोग जानते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं ऑस्ट्रिच एग। ठीक, तो हम लोग देख लेते हैं कि अब जितने भी अलग अलग तरह के डिफरेंट टाइप ऑफ सेल शेप होते हैं और जो साइज होते हैं वो कैसे डिपेंड करते हैं, फंक्शन पे कैसे डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो हम लोग एक हेडिंग लिख लेते हैं, शेप एंड साइज ऑफ सेल। शेप एंड साइज ऑफ सेल। तो देखिए कोई भी सेल का शेप और साइज जो डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है सेल का फंक्शन क्या है। ठीक है, किसी भी सेल का क्या फंक्शन है उसके बेस पर सेल का वैसा ही स्ट्रक्चर, वैसा ही शेप, वैसा ही साइज डिफाइंड होता है। तो यहाँ लिख लेते हैं वेरिएशन इन सेल साइज एंड सेल शेप is due to variation in their function। किसी भी सेल के शेप, किसी भी सेल के शेप और साइज में अगर वेरिएशन आ रहा है ये उस वजह से हो रहा है क्योंकि उस सेल का फंक्शन क्या है, या किसी भी सेल के फंक्शन के बेस पे उस सेल का साइज और उस सेल का शेप डिफाइंड होता है। ठीक है, आप ये पॉइंट याद रखिएगा। इसी में 2 पॉइंट और याद रखिएगा कि जिससे सबसे लार्जेस्ट सेल होती है, अगर लार्जेस्ट सेल के बारे में बात करें तो कभी कभी सिंपल एमसीक्यू के फॉर्म में क्वेश्चन पूछ दिया जाता है लार्जेस्ट सेल कौन सी होती है, तो लार्जेस्ट सेल होती है ऑस्ट्रिच एग।
ठीक है, जो लार्जेस्ट सेल ऑस्ट्रिच एग होगी और जो स्मॉलेस्ट सेल होगी, स्मॉलेस्ट सेल होती है पीपीएलओ, ये माइकोप्लाज्मा ग्रुप की सेल होती है। ठीक है, और इसका फुल फॉर्म होता है प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, जो सबसे स्मॉलेस्ट सेल होती है वो प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, जिसे पीपीएलओ कहते हैं। इसी में और लिख लेंगे ग्रुप ऑफ माइकोप्लाज्मा। ठीक है, ये ग्रुप ऑफ माइकोप्लाज्मा रहते हैं। और जो लार्जेस्ट सेल होती है, ठीक है, इसे ऑस्ट्रिच एग के नाम से जानते हैं। तो किसी भी सेल का शेप और साइज क्या होता है, जैसे कि अगर हम लोग बात करें कि एक सिंपल सेल है, जैसे किडनी में मिलने वाली सेल को नेफ्रॉन कहते हैं। ठीक है, तो वो सेल का स्ट्रक्चर बहुत ही लॉन्ग होता है। ठीक है, जिसमें पीसीटी, डीसीटी, लूप ऑफ हेनली सारी चीजें देखने को मिलती है, कलेक्टिंग डक्ट देखने को मिलता है। तो वहां पे सेल का स्ट्रक्चर जो है बहुत ही ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है। तो वो सेल का फंक्शन उस वजह से होता है, जिस वजह से जिस फंक्शन की अगर बात करें तो वो सेल का फंक्शन होता है कि ब्लड को फिल्टर करना। ठीक है, ये जो हमारे बॉडी में ब्लड में जो भी वेस्ट है उन वेस्ट को रिमूव करना। तो उनका फंक्शन ऐसा है जिस वजह से वहां पे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ठीक है, तो बहुत अलग अलग तरह की सेल, जैसे रिस्पायरेशन, हम लोग ब्रीदिंग में हम लोग रिस्पायरेटरी सिस्टम में एल्वोलाई मिलता है। ठीक है, एल्वोलाई का स्ट्रक्चर कैसा, बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि उसमें एयर स्टोर होती है। ठीक है, एयर हम लोग स्टोर कर लेते हैं, एयर स्टोर करने के लिए बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो डिपेंड करता है किसी भी सेल का साइज और शेप, डिपेंड करता है सेल का पर्टिकुलर फंक्शन क्या है। ठीक है, तो अब हम लोग ये पढ़ते हैं, इसके बाद हम लोग एक हेडिंग पढ़ते हैं, टाइप ऑफ सेल क्या होता है। टाइप ऑफ सेल का मतलब होता है कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती हैं, यूकैरियोटिक सेल क्या होती हैं, ये देख लेते हैं। ठीक है, क्या दोनों सेल का कैरेक्टर एक जैसा होता है या डिफरेंस होता है, अगर डिफरेंट होता है तो क्या डिफरेंस होते हैं, ये सारी चीजें देख लेंगे। ठीक है, टाइप ऑफ सेल की अगर बात करें तो सेल को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल, एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा होता है यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, देखिए डिफरेंस तो बहुत सारे होते हैं, हम उनको चाहे तो डिफरेंस के फॉर्म में पढ़ लें, चाहे वन बाय वन पॉइंट के फॉर्म में पढ़ लें, ये ध्यान रखिएगा। तो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, पहले प्रोकैरियोटिक सेल को उठाएंगे, उसका एक स्ट्रक्चर बनाएंगे और उसके सारे पॉइंट्स लिख लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो हमें इससे पता चलेगा कि स्ट्रक्चर भी क्या होता है और उससे रिलेटेड पॉइंट्स भी क्या होते हैं, और वही चीजें यूकैरियोटिक से कैसे डिफरेंट होती हैं, ये सारी चीजें देख लेंगे। तो अगर हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो दो मेजर डिफरेंस होते हैं, जो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं वो हमेशा याद रखिएगा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक से, कि जैसे हमने यहाँ पे प्रोकैरियोटिक में जो प्रो वर्ड होता है, प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, प्रिमिटिव का मतलब होता है ये बहुत पुरानी सेल होती हैं। ठीक है, और न्यूक्लियस का मतलब होता है यहाँ पे जो न्यूक्लियस मिलेगा वो ट्रू न्यूक्लियस नहीं होगा, यहाँ पे ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट आप याद रखिएगा कि ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होता है प्रोकैरियोटिक सेल में। ट्रू न्यूक्लियस का मतलब होता है, जैसे अभी हम एक सेल के बारे में बताएंगे, जैसे कोई भी सेल है, सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, और ये सेल का साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है, तो जेनेटिक मटेरियल तो मिलेगा, प्रोकैरियोटिक सेल है तो वह जेनेटिक मटेरियल मिलेगा, लेकिन वहां पे न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन नहीं होगी, जिस वजह से हम उसको ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट कहते हैं, या वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक है, अभी इसमें और बता देंगे। दूसरा पॉइंट ये होता है कि इसी प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल एब्सेंट होते हैं। जैसे बहुत सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होते हैं, हम अगर बात करें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, गोल्जी बॉडीज होती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होता है और लाइसोसोम होता है। बहुत अलग अलग तरह के मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होते हैं जो प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होते हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे एब्सेंट मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। ठीक है, ये याद रखिएगा। देखिए डिफरेंस बहुत ज्यादा होते हैं, डिफरेंस तो और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे राइबोसोम के बेस पे भी हम डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं, 70s होता है, 80s होता है, अलग अलग तरह के डिफरेंस देखने को मिलेंगे, लेकिन ये मेजर डिफरेंस याद रखिएगा प्रोकैरियोटिक सेल में और यूकैरियोटिक सेल में।
प्रोकैरियोटिक सेल में ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होगा, जब और साथ ही साथ जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होंगे वो भी एब्सेंट होंगे। सेम इसी तरह अगर यूकैरियोटिक की बात करेंगे, यही 2 पॉइंट को रिवर्स कर देंगे, इसमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, साथ ही साथ जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होंगे वो भी प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं कि एक प्रोकैरियोटिक सेल का पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं, देन हम लोग उसका 1 बाय 1 कैरेक्टर देख लेते हैं। इससे हमें ये पता चलेगा कि बेसिकली प्रोकैरियोटिक सेल के क्या कैरेक्टर होते हैं। ठीक है, तो अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो सबसे जो सिंपल एग्जांपल होता है बैक्टीरिया होता है। अगर हम यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो सबसे पहले जो स्ट्रक्चर हम बनाते हैं तो बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर बना लेंगे। ये सबसे बाहर की मेम्ब्रेन होती है, किसी भी बैक्टीरिया की सबसे बाहर की मेम्ब्रेन होगी। सेकेंड मेम्ब्रेन हम बना लेते हैं, ये अंदर की मेम्ब्रेन है। सेकेंड मेम्ब्रेन 1 बाय 1 अभी हम इसका नाम भी लिख लेंगे, और ये थर्ड मेम्ब्रेन भी होती है। ठीक है, देखो अगर हम लोग सबसे बाहर वाली मेम्ब्रेन देखें पहले, ये इसको फ्लैजेला बोल देंगे। ठीक है, अगर सबसे बाहर वाली मेम्ब्रेन देखें, जो पहली मेम्ब्रेन होती है उसको हम स्लाइम लेयर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, स्लाइम लेयर का मतलब ये वो मेम्ब्रेन होती है जो कार्बोहाइड्रेट की बनी होगी। ठीक है, और जरूरी नहीं कि सभी सेल में ये स्लाइम लेयर देखने को मिले, ऐसा नहीं होता है कि सभी सेल में स्लाइम लेयर देखने को मिले, लेकिन ये देखा जाता है कि कुछ सेल में स्लाइम लेयर भी होती है जो कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। सेकेंड नंबर पे जो मेम्ब्रेन आती है ये सेल वॉल होती है। तो बैक्टीरियल सेल में भी सेल वॉल मिलेगा जो बना होता है पेप्टाइडोग्लाइकन का। ठीक है, बैक्टीरियल सेल में जो सेल वॉल होगा वो पेप्टाइडोग्लाइकन का बना होगा। थर्ड हमारा जो आता है उसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। ये थर्ड जो मेम्ब्रेन है इसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये याद रखिएगा 3 तरह की मेम्ब्रेन होती है बैक्टीरियल सेल में, या बहुत सारी जो सेल होती हैं उनमें 3 तरह की मेम्ब्रेन देखने को मिल सकती है, स्लाइम लेयर, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन। आप ध्यान रखिएगा जो सबसे अंदर की मेम्ब्रेन होती है उसे हम लोग सेल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं, और जो सेल मेम्ब्रेन के बाहर वाली लेयर होती है वो सेल वॉल होती है। जरूरी नहीं कि सभी सेल में सेल वॉल मिले। ये प्रोकैरियोटिक सेल का कैरेक्टर होता है कि सेल वॉल मिले, जबकि बहुत सारी यूकैरियोटिक सेल होती है जिनमें सेल वॉल एब्सेंट होता है, जैसे एनिमल सेल। हम लोगों की बॉडी में जो सेल मिलती है उनमें सेल वॉल एब्सेंट होगा, जबकि यूकैरियोटिक में हम लोग भी आते हैं और यूकैरियोटिक में प्लांट सेल भी आते हैं। लेकिन प्लांट सेल में सेल वॉल मिलता है, जैसे फंगस हो गया, फंगस में भी सेल वॉल मिलेगा, वो भी यूकैरियोटिक में आता है। ठीक है, तो फंगस में मिलने वाली जो सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी होगी, प्लांट सेल में मिलने वाली जो सेल वॉल होगी वो सेलुलोज की बनी होगी, बैक्टीरियल सेल में मिलने वाली जो सेल वॉल है वो पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होगी। ठीक है, स्लाइम लेयर कार्बोहाइड्रेट का बना होता है। अब ये देखिए सेल मेम्ब्रेन के बारे में हम अलग से बताएंगे कि सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसमें क्या क्या चीजें होती है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, ये सारी चीजें कैसे मिलती हैं। ठीक है, इनका अरेंजमेंट कैसे होता है ये हम आगे बता देंगे। अभी हमने सेल मेम्ब्रेन के बारे में बता लिया है। ठीक है, अब सेल मेम्ब्रेन में एक क्वेश्चन आता है ये क्या होता है, तो हम लोग इसको देते हैं, इसका नाम होता है मेसोसोम। मेसोसोम का मतलब होता है कि ये रिस्पायरेशन में हेल्प करता है, हेल्प इन रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन का मतलब एनर्जी बनाने में हेल्प करता है। जैसे मैंने यहाँ पे बताया था प्रोकैरियोटिक सेल का कि यहाँ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल एब्सेंट होते हैं, तो इसका मतलब होता है कि यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया भी एब्सेंट होगा, कि माइटोकॉन्ड्रिया में भी मेम्ब्रेन होती है, डबल मेम्ब्रेन होती है, इनर आउटर मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, तो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होगा। अगर माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट है तो हमें पता है माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, इसका मतलब हमें माइटोकॉन्ड्रिया से एनर्जी प्रोवाइड होती है, वो रिस्पायरेशन में हेल्प करते हैं। लेकिन अगर बैक्टीरियल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होगा तो ऐसी कंडीशन में रिस्पायरेशन नहीं होगा, एनर्जी नहीं बनेगी और सेल डेड कंडीशन में चली जाएगी। लेकिन अगर बैक्टीरियल सेल ने सर्वाइव कर रहे हैं, इसका मतलब है यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया के रिप्लेस में या माइटोकॉन्ड्रिया के अल्टरनेटिव कोई और ऑर्गेनल होगा, तो यहाँ पे मेसोसोम होता है। दूसरा डिफरेंस ये होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में रहता है, जबकि जो मेसोसोम है वो मेम्ब्रेन बाउंड है, ये ध्यान रखिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया और मेसोसोम में दूसरा डिफरेंस ये होता है कि जो मेसोसोम है वो बैक्टीरियल सेल की मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ है, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया सेल के अंदर मिलता है साइटोप्लाज्म में। तो ये डिफरेंस याद रखिएगा। ठीक है, सिमिलरिटी क्या है, दोनों ही रिस्पायरेशन में हेल्प करेंगे। अब अगर हम इसके बाद बात करें तो यहाँ पे जो जेनेटिक मटेरियल मिलेगा, ठीक है, वो जेनेटिक मटेरियल मिलेगा उसको हम बोलते हैं
मेन क्रोमोसोमल डीएनए होता है, ठीक है। ये कैसा डीएनए होता है? सिंगल सर्कुलर डीएनए होता है, सिंगल सर्कुलर डीएनए होगा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा कि जो मेन क्रोमोसोम होता है वो सिंगल होता है, सर्कुलर डीएनए होता है। इसके बाद यहाँ पे ये जितना भी लिक्विड पोर्शन है, ये लिक्विड पोर्शन को हम लोग साइटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये पूरा जो फ्री स्पेस होता है इसको हम लोग साइटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। ये साइटोप्लाज्म होता है, इसको हम लोग फ्लैजेला जानते हैं। फ्लैजेला का मतलब होता है जो लोकोमोशन में हेल्प करे, मूवमेंट में हेल्प करे, ठीक है। इसी के साथ यहाँ पे एक और जेनेटिक मटेरियल मिलता है, ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं प्लाज्मिड, ठीक है। या इसी को हम लोग बोलते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, ठीक है। देखो प्लाज्मिड डीएनए और मेन क्रोमोसोमल डीएनए में क्या डिफरेंस होता है? जो मेन क्रोमोसोमल डीएनए होता है ये पर्टिकुलर उस सेल की इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं, ठीक है। इस सेल की क्या इंफॉर्मेशन होती है? ये सारी इंफॉर्मेशन इस क्रोमोसोमल डीएनए में प्रेजेंट होती है, ठीक है। अगर किसी भी बैक्टीरिया को नॉर्मली सर्वाइव करना है, नॉर्मली अगर सर्वाइव कर रहा है तो ऐसी कंडीशन में प्लाज्मिड की जरूरत नहीं पड़ती है। बैक्टीरिया को नॉर्मली सर्वाइव करता है, नॉर्मली एनर्जी वगैरह रिस्पायरेशन करके नॉर्मली एटमॉस्फेयर में सर्वाइव करता है। लेकिन कभी कभी एक्सट्रीम कंडीशन हो जाती है, जैसे कि हाँ टेम्परेचर बढ़ने लगता है बहुत ज्यादा, या एसिडिक कंडीशन होने लगती है, ठीक है। यहाँ पे एक्सट्रीम कंडीशन होती है, ऐसी कंडीशन में जहाँ पर सेल को सर्वाइव करने में प्रॉब्लम क्रिएट होती है, ऐसी कंडीशन में प्लाज्मिड सेल को सर्वाइव करवाता है, ठीक है। मतलब प्लाज्मिड हेल्प करता है सेल को सर्वाइव करवाने में। तो ये एक्सट्रीम कंडीशन में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। सेल में तो पहले से प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इनका फंक्शन तब देखने को मिलता है जब सेल एक्सट्रीम कंडीशन से फेस कर रही हो, ठीक है। ये ध्यान रखना। तो प्लाज्मिड का फंक्शन जब एक्सट्रीम कंडीशन में सेल सर्वाइव करे तब प्लाज्मिड हेल्प करता है, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ साइटोप्लाज्म में कुछ राइबोसोम भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना, यहाँ पे राइबोसोम भी देखने को मिलेगा, क्योंकि ये इनमें मेम्ब्रेन नहीं होती है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि राइबोसोम भी रहते हैं। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट है, अब ये एक सेल के बारे में ध्यान रखिएगा, ठीक है। और जो राइबोसोम मिलेगा, एक क्वेश्चन ये आता है राइबोसोम कैसे मिलेगा, किस तरह का होगा? राइबोसोम जो होता है वो 70S टाइप का होता है, ठीक है। ये एक डिफरेंस याद रखिएगा, 70S टाइप का राइबोसोम होता है। 70S टाइप का मतलब होता है कि जैसे ये मार्कर है, फॉर एग्जांपल ये मार्कर है, ठीक है। अब ये मार्कर पूरा एक स्ट्रक्चर फॉर्म में है, लेकिन इसकी दो यूनिट होती है, एक कैप होता है और एक लिखने वाला पार्ट होता है। तो एक कैप जो होता है वो स्मॉल सब यूनिट होती है, जो लिखने वाला पार्ट है वो लार्ज सब यूनिट होती है। सेम इसी तरह जो राइबोसोम होता है एक कंप्लीट स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसको अगर दो पार्ट में डिवाइड करें तो एक 50S सब यूनिट होता है प्लस एक 30S सब यूनिट होता है, ठीक है। 50S और 30S सब यूनिट जब मिक्स होते हैं, कंबाइंड होते हैं, तो ये 70S बनाते हैं। यहाँ पर आप मैथ मत लगाइएगा कि 50 + 30 80 होना चाहिए, ठीक है। 50 + 30 यहाँ 70 सब यूनिट बनाता है। इसका मतलब ये मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग है, ये प्रोटीन्स वेट होता है, जिसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको ऐड करते हैं और 70S राइबोसोम बनता है, ठीक है। तो आप ये याद रखिएगा कि क्या क्या डिफरेंस होता है। आप इसी जगह अगर आप यूकैरियोटिक सेल में जाएंगे तो यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंस होगा, जैसे कि देखिए मैंने बताया था प्रोकैरियोटिक सेल में कि पहला डिफरेंस ये होता है कि यहाँ पे ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होगा। ट्रू न्यूक्लियस का मतलब है जेनेटिक मटेरियल तो मिल रहा है, हमारा डीएनए तो मिल रहा है, लेकिन ट्रू न्यूक्लियस का मतलब होता है अगर ये यूकैरियोटिक सेल होती तो यहाँ पे न्यूक्लियस होता या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती। ये जो जेनेटिक मटेरियल है ये मेम्ब्रेन के अंदर होता, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है। तो जो जेनेटिक मटेरियल है वो मेम्ब्रेन से बाहर है, जिसे हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो जेनेटिक मटेरियल है या मेन क्रोमोसोमल डीएनए है ये साइटोप्लाज्म में है, न्यूक्लियोप्लाज्म में ना होकर साइटोप्लाज्म में है यहाँ पे, ठीक है। एक ही कंपार्टमेंट में से सारी चीजें प्रेजेंट है। तो इसका मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होने की वजह से हम बोलते हैं कि जो यहाँ पे ट्रू न्यूक्लियस है वो एब्सेंट होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है। ये ध्यान रखना, पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट भी होता है कि इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल एब्सेंट होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड का मतलब जिसमें मेम्ब्रेन्स मिलती हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, मैंने नाम अलग अलग बताए थे, बहुत सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होते हैं जो यहाँ पे एब्सेंट होते हैं। केवल राइबोसोम मिलता है एक तरह से, और मेसोसोम यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड होता है, ना कि फ्रीली फॉर्म में रहता है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ये कुछ चीजें होती है जो प्रोकैरियोटिक सेल में देखी जाती है, ठीक है। अब अगर हम लोग देखें तो प्रोकैरियोटिक सेल में वन बाय वन अगर हम लोग इसी में पॉइंट्स देख लें तो पहला पॉइंट होता है कि ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होगा, ठीक है।
ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, मतलब वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होगा। सेकंड पॉइंट होता है कि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट रहेंगी, ठीक है, जिस वजह से हम लोग प्रोटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म में या साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म में डिफरेंस नहीं पता कर पाते हैं। यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं रहता है। जैसे ये साइटोप्लाज्म होता है, अगर इसी जगह यहाँ पर न्यूक्लियस होता तो न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल होता है उसको हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। तो हम लोग उस समय डिफरेंस क्रिएट कर सकते थे कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या डिफरेंस होता है। लेकिन अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है, ऐसी कंडीशन में जो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म होता है वो मिक्स हो जाता है और हम लोग वहां पे डिफरेंस नहीं बता सकते हैं कि न्यूक्लियोप्लाज्म साइटोप्लाज्म से क्या डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट ये होता है, यहाँ पे जो राइबोसोम मिलेगा वो 70s राइबोसोम मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जो सेल वॉल होगी मेनली सेलुलोज की नहीं बनी होगी। जैसे यूकैरियोटिक सेल में हम देख रहे थे कि जो प्लांट सेल होता है उसमें जो सेल वॉल मिलती है वो सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है। इसी तरह यूकैरियोटिक सेल में जो फंजाई होता है उसमें काइटिन की सेल वॉल मिलती है, जबकि बैक्टीरियल सेल में जो सेल वॉल मिल रही वो पेप्टाइडोग्लाइकिन की मिल रही। ये डिफरेंस याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो यहाँ पे सिंगल सर्कुलर होता है, लीनियर ना हो कि सिंगल और सर्कुलर होता है, जबकि हमारी बॉडी में जो डीएनए होता है वो डबल स्टैंडर्ड होता है और लीनियर फॉर्म में होता है। यहाँ पे जो डीएनए होगा वो सिंगल और सर्कुलर डीएनए के फॉर्म में होगा, ये भी डिफरेंस होता है, ठीक है। यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होंगे, बहुत सारे ऑर्गेनल एब्सेंट होते हैं, जबकि यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया की जगह मीजोसोम होगा जो मेम्ब्रेन बाउंड होगा, ये भी डिफरेंस रहता है, ठीक है। इसके बाद अलावा क्या है, यहाँ पे जो सेल डिवाइड करेंगे वो बाइनरी फिजन करेंगे, मल्टीपल फिजन करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। और स्पिंडल फॉर्मेशन एब्सेंट होगा यहाँ पे, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो भी सेल डिवीजन होगा वो बाइनरी फिजन होगा या मल्टीपल फिजन होगा, और यहाँ पे स्पिंडल ऑपरेटर स्पिंडल फॉर्मेशन एब्सेंट होगा, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस है। अगर हम चाहेंगे तो इसी डिफरेंस को हम लोग स्ट्रक्चर में भी देख लेते हैं और इसी डिफरेंस को हम लोग पॉइंट्स में भी लिख लेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एक पॉइंट ये हो जाएगा क्रोमोसोम के बेस पे एक पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये सेल वॉल के बेस पे हो जाएगा। थर्ड पॉइंट हमारा साइटोप्लाज्म के बेस में हो जाएगा, साइटोप्लाज्म न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या डिफरेंस आता है। फोर्थ पॉइंट हमारा मेसोसोम के बेस पे हो जाएगा। फिफ्थ पॉइंट हमारा राइबोसोम के बेस पे हो जाएगा कि यहाँ पे 70s प्रोकैरियोटिक सेल में 70s राइबोसोम मिला है, जबकि हमारा यूकैरियोटिक सेल में 80s राइबोसोम मिलेगा। थर्ड पॉइंट, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा यहाँ पे प्लाज्मिड हो जाएगा कि क्या हम लोगों में प्लाज्मिड मिलता है या नहीं मिलता है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इन्हीं चीजों को हम लोग डायग्राम में देख लेते हैं और इन्हीं चीजों को हम लोगों ने पॉइंट्स में देख लिया है कि अलग इसी चीजों को हम पॉइंट्स में देख लेंगे, अलग अलग पॉइंट्स को इसी में लिख लेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंस होता है, ये चीजें याद रखिएगा। अब हम लोग देखते हैं कि यूकैरियोटिक सेल क्या होता है। यूकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर बना के देख लेते हैं। ठीक है, उसी में हम लोग देखेंगे यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंस होता है और प्रोकैरियोटिक सेल से कैसे डिफरेंट अलग होते हैं, ठीक है। अगर हम लोग कोई भी यूकैरियोटिक सेल बनाए, मान लो हम लोगों ने एक सेल बना लिया है, ठीक है, और इस सेल के अंदर जैसे ये हमने लिख दिया सेल मेम्ब्रेन। देखिए स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि कोई भी सेल होगी, ठीक है, कोई भी सेल है, भले ही उनका फंक्शन क्यों ना अलग अलग हो, लेकिन उन सेल का जो सेल मेम्ब्रेन होगा वो सभी में सेम होगा, ठीक है। जो केमिकल कंपोजिशन होता है सेल मेम्ब्रेन का वो लगभग सभी में सेम होता है। हम इसी के बाद सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए हम लोग देखते हैं सेल मेम्ब्रेन लगभग सभी में सेम होता है। उसके अंदर जो लिक्विड पोर्शन मिलता है, ठीक है, उसको हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं। या हम लोग बेसिकली पहले ऑर्गेनल बना लेते हैं। ये न्यूक्लियस होता है, इसको हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग न्यूक्लियस भी कह देते हैं। इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है, और इसमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डबल स्टैंडर्ड के फॉर्म में होता है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, डबल स्टैंडर्ड के फॉर्म में जेनेटिक मटेरियल होगा। जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो डीएनए होगा और कैसा होगा, डबल स्टैंडर्ड कॉमा लीनियर होगा, ठीक है, डबल स्टैंडर्ड लीनियर होगा। इसमें जो लिक्विड मिलता है, न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड मिलेगा उसे हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस के अंदर मिलने वाले लिक्विड को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, और न्यूक्लियस के बाहर मिलने वाले लिक्विड को बोलते हैं हम लोग साइटोप्लाज्म। जब न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म को मिक्स कर देते हैं तो हम लोग बना लेते हैं प्रोटोप्लाज्म,
या हम लोग बोलते हैं उसको प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। इसी को फॉर्मूला होता है P=C+N, ठीक है, जहां पर P का मतलब होता है प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म बराबर साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों होता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड पोर्शन होता है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, और न्यूक्लियस के बाहर जितना लिक्विड पोर्शन होता है उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। इन दोनों को मिला के हम लोग प्रोटोप्लाज्म नाम दे देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग सेल के बाहर, बात करते हैं सेल के अंदर, न्यूक्लियस के बाहर बात करते हैं। तो यहीं से हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जुड़ा होता है, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसे कहते हैं, ठीक है। ये आगे बताएंगे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आगे मिलेगा गोल्जी बॉडीज मिलता है, ठीक है। इसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आगे गोल्जी बॉडीज मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग बोल देते हैं गोल्जी बॉडीज, ठीक है। इसी गोल्जी बॉडीज के आगे लाइसोसोम मिलेगा, ये लाइसोसोम याद रखिएगा, सेल में लाइसोसोम भी रहते हैं, तो हम लोग यहाँ पे लाइसोसोम भी लिख लेंगे। इसी सेल में माइटोकॉन्ड्रिया भी मिलेंगे, ठीक है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया भी मिलते हैं इसी सेल में रेस्पिरेशन के लिए, तो हम लोग यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया भी लिख लेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे राइबोसोम भी मिलते हैं, छोटे छोटे राइबोसोम भी होंगे। तो यहाँ पे जो राइबोसोम मिलेंगे वो लगभग 80s राइबोसोम मिलते हैं, जो यहाँ पे राइबोसोम होंगे वो लगभग 80s राइबोसोम रहते हैं, ठीक है। 80s राइबोसोम मिलता है लगभग 60s प्लस 40s राइबोसोम मिलाकर 80s राइबोसोम बनता है, ठीक है। यहाँ पर भी मैथ मत लगाइएगा कि 60 प्लस 40 100 हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ये जो S होता है ये सब यूनिट होता है जिससे सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट सब यूनिट कहते हैं, ठीक है। तो अब ये ध्यान रखिएगा, अगर 60 प्लस आगे देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, अगर कहीं पर 60 प्लस 40 लिखा है तो जाहिर सी बात है ये 100 होगा, लेकिन आप देखिएगा साइंस में 60 प्लस 40 डायरेक्ट इस फॉर्म में नहीं लिखा होगा, यहाँ पे सब यूनिट भी लिखी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे 80s ना होके यहाँ पे 100s ना होके यहाँ पे 80s सब यूनिट होगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि राइबोसोम अगर लिखा है तो किस तरह से लिखा है, यहाँ पे मैथ मत लगा दीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है, हम लोग यूकैरियोटिक सेल के बारे में इतना देखते हैं, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं लेकिन हम लोग ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है सेल के बारे में, ठीक है। कैसे याद रख सकते हैं, सेल मेम्ब्रेन मिलेगा, ये प्रोकैरियोटिक का भी कैरेक्टर था, यूकैरियोटिक सेल का भी कैरेक्टर है कि इसमें सेल मेम्ब्रेन मिलेगा। लेकिन अगर हम लोग जैसे एनिमल सेल की बात करेंगे तो एनिमल सेल में यहाँ पर सेल वॉल नहीं होगा, ये डिफरेंस हो सकता है। अगर हम लोग प्लांट सेल की बात करेंगे तो सेल वॉल होगा, लेकिन इस सेल वॉल में सेलुलोज का बना होगा, तो डिपेंड करता है कि यूकैरियोटिक में हमने कौन सी सेल ली है। तो एक बेसिक सेल के बारे में बताया, सेल वॉल मिलेगा, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है डिफरेंस कहाँ से क्रिएट होता है, इसके बाद सारी चीजें डिफरेंस में आ जाती हैं। यहाँ पे न्यूक्लियस रहता है, ठीक है, न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन मिलेगी, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट थी। यहाँ पे ट्रू न्यूक्लियस रहता है क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, और इसी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में न्यूक्लियोप्लाज्म भी रहता है। इसका मतलब है न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के बीच में एक मेम्ब्रेन है जिसे हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। तो ये वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है क्योंकि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, न्यूक्लियोप्लाज्म सेपरेट है, और यहाँ पे जो डीएनए मिलेगा या जेनेटिक मटेरियल होगा वो डबल स्टैंडर्ड होगा, लीनियर फॉर्म में होगा, ठीक है। जबकि प्रोकैरियोटिक में सिंगल स्टैंडर्ड था और सर्कुलर फॉर्म में था, तो यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। इसके बेस पर भी डिफरेंस आया है, इसके बेस पर भी डिफरेंस आया है, जेनेटिक मटेरियल के बेस पर भी डिफरेंस आया है। इसके बाद हम लोगों ने यहाँ प्रोटोप्लाज्म भी देखा है, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में प्रोटोप्लाज्म नहीं था क्योंकि वहां पर न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म आपस में मिक्स हो गए थे, उनके बीच की मेम्ब्रेन हट गई थी, तो मिक्स होने की वजह से वहां पे प्रोटोप्लाज्म क्रिएट नहीं हो पा रहा था। यहाँ पे हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म सेपरेट देखते हैं, साइटोप्लाज्म सेपरेट देखते हैं, ठीक है। उसके अलावा हम लोग देखते हैं इसी से मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होते हैं, जैसे कि हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है ये देख लेते हैं, कहाँ पे जुड़ा होता है, ठीक है। गोल्जी बॉडीज क्या होती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, लाइसोसोम क्या होता है, ये सारी चीजें देख लेते हैं। राइबोसोम देख लेते हैं, यहाँ पे राइबोसोम 80s है, जबकि हम लोग ने प्रोकैरियोटिक सेल में 70s राइबोसोम देखा था, ठीक है। तो ऐसे करके बहुत सारी चीजें अलग अलग डिफरेंस देख लेते हैं, आप ये याद रखिएगा। और
जैसे यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, तो रेस्पिरेशन के लिए माइटोकॉन्ड्रिया इन्वॉल्व होते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में मेसोसोम थे, और आपने मेसोसोम देखा था, जो भी मेसोसोम था वो सेल मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ था, सेल मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ ऑर्गेनल था जिसे मेसोसोम कहते हैं, जबकि यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया फ्रीली प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में, ये सेल मेम्ब्रेन से नहीं जुड़े होते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, ठीक है। तो आप इस तरह से प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस याद रख सकते हैं। आप इन्हीं चीजों को उठा के पॉइंट्स में 1 बाय 1 करके लिख सकते हैं, या फिर आप यह क्या कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल जैसे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक अलग अलग क्वेश्चन पूछा जाता है, तो फिर एक जगह हम लोग प्रोकैरियोटिक लिख लेते हैं, पहले प्रोकैरियोटिक हेडिंग लिखेंगे, उसका स्ट्रक्चर बना लेंगे, उसके पॉइंट्स लिख लेंगे, देन हम लोग यूकैरियोटिक का स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसके पॉइंट्स लिख लेंगे। अगर बाय चांस अगर ये डिफरेंस में आता है तो फिर हम लोग इन्हीं पॉइंट्स को उठा के डिफरेंस में लिख लेते हैं, यहाँ पे कैरेक्टर लिखेंगे, यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल लिख लेंगे, वहां पे यूकैरियोटिक सेल लिख लेंगे, इस तरह से हम लोग डिफरेंस भी क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। आप ये याद रखिएगा, अगर मान लीजिए यही प्लांट सेल होता तो इसी प्लांट सेल में एक और ऑर्गेनल मिलता है जिसे हम लोग क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, ठीक है, और वैक्यूल मिलता है, ठीक है। तो आप देखिए ये एनिमल सेल, अगर मैंने एनिमल सेल बनाया तो यहाँ पे सेंटर पे न्यूक्लियस बनाया, जबकि प्लांट सेल में ज्यादातर पार्ट वैक्यूल होता है और जो न्यूक्लियस होता है वो कॉर्नर पे आ जाता है, ठीक है। तो प्लांट सेल और एनिमल सेल में भी डिफरेंस रहता है थोड़ा बहुत, तो आप मोर और लेस ये ध्यान रखिएगा कि यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंस होता है। अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एक सेल की जब स्टडी करते हैं, ठीक है, तो सेल का क्या स्ट्रक्चर होता है, ये सारी चीजें देख लेते हैं, ठीक है। तो अभी अच्छा हम लोग क्या करते हैं, इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि सेल क्या होता है। सेल में जब हम लोग सेल की स्टडी करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा, अगर आपने ध्यान दिया होगा, तो जब मैंने इस सेल का स्ट्रक्चर बनाया था या हमने प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर बनाया था, सबसे पहले मैंने मेम्ब्रेन बनाई थी, ठीक है, अलग अलग सेल की लेयर बनाई थी, अलग अलग बाउंड्री बनाई थी। सबसे पहले हमने मेम्ब्रेन बनाया था, सबसे पहले हमने स्लाइम लेयर बनाया था, तो हम लोग देख लेंगे स्लाइम लेयर क्या होता है। देन इसके बाद हम लोग प्लाज्मा में सेल वॉल देख लेंगे, सेल वॉल किसका बना होता है, सेल मेम्ब्रेन किसका बना होता है, ये चीजें देख लेंगे। हम लोग बेसिकली सेल को 3 पार्ट में आगे डिवाइड करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे सेल को हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, साइटोप्लाज्म क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, तो 3 पार्ट में बेसिकली डिवाइड कर लेंगे। कोई भी सेल यूकैरियोटिक सेल हम मेजर पढ़ेंगे तो हम लोग सेल को 3 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। पहला हम लोग सेल मेम्ब्रेन पढ़ेंगे, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन या जितनी भी सेल की बाउंड्री होती है वो 1 बाय 1 पढ़ लेंगे। सेकंड हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियस क्या होता है, ठीक है, और न्यूक्लियस के बाद हम लोग देख लेंगे साइटोप्लाज्म क्या होता है, ठीक है, ये सारी चीजें देख लेंगे। सबसे पहले हमने जब पॉइंट बताया था सेल के बारे में, तो हमने यही बताया था कि जितने भी अलग अलग तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जितनी भी अलग अलग तरह की सेल होती हैं, सभी में सेल मेम्ब्रेन का केमिकल कंपोजिशन लगभग मोर और लेस सेम होता है। तो अब हम लोग बाद में देखेंगे कि सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, ये सारी चीजें कैसे मिलेंगी, ये 1 बाय 1 हम लोग ये सारी चीजें देख लेंगे।